वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 228। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। इसमें हम 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, यानी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से निकलेंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 228 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या भारत में कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कोयले का मुख्य प्रयोग जो है वो ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन में किया जाता है। लौह अयस्क के प्रगलन यानी स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। और बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। भारत में सर्वाधिक गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है, और भूरे कोयले को लिग्नाइट कोयले के नाम से जाना जाता है। कितने सही हैं इसमें, मतलब कौन कौन से सही हैं इसमें? देखिए, जो एंथ्रेसाइट कोयला है वो उच्च दर्जे का कोयला है, क्योंकि इसमें कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। और जो बिटुमिनस कोयला है उसका दूसरा स्थान है कार्बन की प्रतिशतता के मामले में। ठीक है, दूसरे दर्जे का कोयला है बिटुमिनस कोयला, लेकिन उसमें जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो 50% से ऊपर है। 50 से 90% तक जाता है, उसके बीच में रहता है। इसलिए दूसरा वाला कथन गलत है। पहला वाला सही है, तीसरा वाला भी सही है, चौथा वाला भी सही है। तो जहाँ जहाँ दो है उसको हटा दीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो बिटुमिनस कोयले में कार्बन की जो मात्रा है वो 40 से 90% तक होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 40% से कम होती है। तो गलत हो गया यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट। बाकी जो एंथ्रेसाइट कोयला है वो उच्चतम कैलोरी मान वाले कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता, और इसमें 80 से 95% तक कार्बन की प्रतिशतता होती है एंथ्रेसाइट कोयले में। तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा, उसके बाद है बिटुमिनस कोयला। जो तीसरा स्टेटमेंट था, कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है, जिनके नाम है गोंडवाना और दूसरी है टर्शरी निक्षेप। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। यह झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, जिसमें मिलेंगे 150 प्रश्न एक टेस्ट में, और इसी तरह के 30+ टेस्ट होंगे। दूसरा प्रश्न है, बीना तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। बीना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश में है ये। तो बीना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में स्थित है। बीना तेल शोधन कारखाने का स्वामित्व व संचालन भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकार में है। तीसरा प्रश्न है, कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित कोयला प्रकार को अवरोही क्रम में रखिए, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी सबसे पहले वो आएगा जिसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। तो कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रेसाइट में, 80 से 95% तक। तो सी या डी में से एक आंसर होना चाहिए। पीट कोयले में सबसे कम होता है। बिटुमिनस दूसरे दर्जे का कोयला है कार्बन की प्रतिशतता के मामले में। तो सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट हो गया, उसके बाद हो गया बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद लिग्नाइट हो गया, और सबसे कम कोयला कार्बन प्रतिशत पीट में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कार्बन की रैंक, कोयले की रैंक कार्बन में परिवर्तित संयंत्र की मात्रा पर आधारित होती है, और इसके आधार पर 4 प्रकार के कोयले उत्पन्न होते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला, और इसी क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर है कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर। एंथ्रेसाइट में कार्बन की प्रतिशतता 80 से 95% तक होती है। ठीक है, बिटुमिनस कोयले में 40% से 80% के बीच में, या 40% से 90% के बीच में, दोनों सही हैं। लिग्नाइट कोयला जो है वो भूरा कोयला है, निम्न श्रेणी का कोयला है, और कार्बन प्रतिशत इसमें रहता है 40 से 55% के बीच में। डार्क से ब्लैक ब्राउन इसका रंग होता है, और यह स्वतः स्फूर्त दहन से गुजरता है। पीट कोयले की बात करें तो परिवर्तन का पहला चरण, और इसमें 40 से 55% से कम जो है
वो कार्बन की प्रतिशतता होती है। इसमें पर्याप्त वाष्पशील पदार्थ और बहुत अधिक नमी होती है, और यह लकड़ी की तरह जलती है, कम गर्मी देता है, अधिक धुआं छोड़ती है, और बहुत अधिक राख देता है। ठीक है, तो ये निम्नतम श्रेणी का कोयला हो गया, जो ऊष्मा कम दे रहा है और राख अधिक छोड़ रहा है, लकड़ी के जैसा जल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक कथन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन कथन है यहाँ पर। पृथ्वी के गर्भ से निकले मैग्मा से निर्मुक्त ऊष्मा तथा गीजर कूपों से निकलते गर्म पानी की ऊर्जा का ताप ऊर्जा में रूपांतरण भूतापीय ऊर्जा कहलाती है, यानी जियोथर्मल एनर्जी। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में अधिकृत किया गया है, और जैव ऊर्जा के उत्पादन में कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। कौन कौन से सही हैं इसमें? पहला तो सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। उपरोक्त सभी 1 2 3। देखिए, जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है, और इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा गीजर कूपों से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है, और इसे लोकप्रिय रूप से भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। इसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। भारत में पहला जैव ऊर्जा संयंत्र नई दिल्ली के ओखला में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले खनिज हैं? नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में अभ्रक का क्या काम है? मैग्नीज भी नहीं है, यूरेनियम और थोरियम। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो यूरेनियम और थोरियम नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले खनिज हैं। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ सेलों में पाए जाते हैं, और भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंह भूमि तामा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं। यूरेनियम राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी पाया जाता है। और थोरियम जो है मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन बीच की बालू में मोनाजाइट एवं इल्मेनाइट नाम से प्राप्त किया जाता है। और विश्व के सबसे समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप केरल के पालक्काड तथा कोल्लम जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, उड़ीसा के महानदी के नदी डेल्टा में पाए जाते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पेट्रोलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कच्चा पेट्रोलियम द्रव एवं गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शरी युग की अवसादी सेलों में पाया जाता है। 1956 तक भारत के असम राज्य में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित तथा बरौनी बाजार आधारित तेल शोधन कारखाना है। डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित तथा बरौनी जो है वो बाजार आधारित तेल शोधन कारखाना है। कौन कौन से इसमें सही है? देखिए, पहला करेक्ट है इसमें, दूसरा करेक्ट है इसमें, तीसरा करेक्ट है इसमें, चौथा करेक्ट है इसमें। सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। 1 2 3 4। तो कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है। तो पहला करेक्ट हो गया। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शरी युग की अवसादी सेलों में पाया जाता है। दूसरा वाला भी सही है। भारत में 1950 तक असम राज्य में डिगबोई एकमात्र उत्पादक क्षेत्र था। 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस की स्थापना के बाद व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण से और उत्पादन शुरू हुआ। तो तीसरा वाला सही है। देखिए, कूपों से निकाला गया तेल अपरिष्कृत तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। इसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसे शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है। और भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं, क्षेत्र आधारित और बाजार आधारित। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। चौथा वाला भी सही है। डिगबोई असम का जो है वो तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित है, जबकि बरौनी बाजार आधारित तेल शोधन कारखाने का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं।
झारखंड में अधिकतर लोहा एवं इस्पात संयंत्र पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास ही स्थित हैं। कौन सा सही है इसमें? ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। इनकरेक्ट तो नहीं पूछा? कोई नहीं, क्यों हो गया? देखिए दोनों के दोनों करेक्ट हैं, एक और दो दोनों सही हैं। अगर यहाँ सही नहीं है डाल दो तब इसका आंसर डी हो सकता है। तो भारत में लोहा के दो प्रकार, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और ये लोहा अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले अयस्क हैं, अतः विश्व भर में इनकी भारी मांग है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। टाइट है, एक प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ हो गई है, एक वो नीचे हो गई है। देखिए झारखंड की पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें हैं और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में अधिकतर लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थित हैं। गुरु महिसनी, ये बड़ा पूछते हैं एग्जाम में, सुताय सुलायपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज और बोनाई खाद्यान्य उड़ीसा के सुंदरगढ़, मयूरभंज एवं झार स्थित ये सारी पहाड़ी श्रृंखलाओं में है ये सारे। इसने दूसरा स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और इनकरेक्ट कौन सा है, असत्य कौन सा है वो ढूंढना है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। कलपक्कम में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। कौन सा गलत है ढूंढना है, पहला सही है दूसरा गलत है। कलपक्कम नहीं, तारापुर। तो इनकरेक्ट कौन सा दूसरा? देखिए भारत का पहला और सबसे बड़ा परमाणु स्टेशन तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था, ना कि कलपक्कम में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? गैर परंपरागत स्रोत यानी जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसमें जो परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के उसको एलिमिनेट कर दो, मिल जाएगा प्राकृतिक गैस ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो ये नहीं हो सकता। पेट्रोलियम भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, ये नहीं हो सकता। कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, प्राकृतिक गैस परंपरागत स्रोत है, पेट्रोलियम परंपरागत स्रोत है, केरोसिन ऑयल, इसमें तो सारे परंपरागत है। ये पूछ रहा है गैर परंपरागत। तो ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं सारे के सारे, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो एक हो गए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत यानी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और दूसरे हो गए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। इनको गैर नवीकरणीय स्रोत भी बोलते हैं, ठीक है, और उन दूसरे वाले को नवीकरणीय स्रोत भी बोलते हैं। देखिए प्राकृतिक ऊर्जा आपूर्ति जो सीमित मात्रा में होती है और जिसका उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है उसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के रूप में जाना जाता है। उन्हें गैर नवीकरणीय स्रोत माना जाता है क्योंकि इनका नवीकरण नहीं किया जा सकता। एक पेट्रोलियम एक बार जल गया तो जल गया, राख बन गया, क्योंकि एक बार जब वो समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें उस दर पर उत्पादित नहीं किया जा सकता जो उपयोग की दर के साथ बनी रहे। वे सैकड़ों लाखों वर्षों में जमा हुए विघटित पदार्थों से बने होते हैं और इनके निरंतर उपयोग के कारण ये संसाधन बड़ी मात्रा में समाप्त हो चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोलियम भंडार कुछ दशकों में समाप्त होने की संभावना है, जबकि कोयले के भंडार अगले 100 वर्षों तक चलने की उम्मीद है। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, परमाणु ऊर्जा सभी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण हैं, यानी गैर नवीकरणीय, ठीक है। और यह हो गए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत यानी नवीकरणीय या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा नियमित आधार पर पुनः भरे जाते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण हैं जिन्हें आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता और इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है।
गैर पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को गैर पारंपरिक ऊर्जा कहा जाता है। ये जो स्रोत हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते और इनके लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता नहीं होती। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समाप्त होने वाली दर के बराबर या उससे अधिक दर पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। और ये इम्पोर्टेंट है, पूछता ऐसे ही है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को पहचानिए, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को पहचानिए, या गैर परंपरागत लिख करके पूछ लेगा, परंपरागत करके पूछ लेगा। इंग्लिश में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? किसकी की गई? प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए की गई गेल की स्थापना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज कौन सा नहीं है इसमें? बॉक्साइट है, मैग्नीज है, तांबा है, माइका नहीं है। तो रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिज दो प्रमुख श्रेणियां हैं खनिजों की। धात्विक यानी धातु और अधात्विक यानी अधातु में समूहित किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लौह और अलोह। लौह में हो गए लोहा मैग्नीज, अलोह में हो गए तांबा बॉक्साइट। अधात्विक खनिज में इन्हें भी दो श्रेणियों में रखा गया है, ईंधन खनिज और अन्य अधात्विक खनिज। ईंधन खनिज जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो गया, और अन्य अधात्विक खनिज जैसे कि माइका, चूना, प्रस्तर और ग्रेफाइट हो गया। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का परंपरागत संसाधन नहीं है? यानी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं है, नॉन कन्वेंशनल होगा वो, परंपरागत। कोयला परंपरागत है, प्राकृतिक गैस परंपरागत है, परमाणु ऊर्जा परंपरागत है क्योंकि एक दिन समाप्त हो जाएंगे। जैव भार या बायोमास ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, परमाणु ऊर्जा, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। बायोमास यानी जैव भार गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जिन्हें भविष्य के ऊर्जा संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो ऊपर भी देख लिया हमने, जैसे कि सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? लौह अयस्क के प्रगलन में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है, मैग्नीज का प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों की दोनों। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है जिसका उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। अभ्रक एक अधात्विक, यही धात्विक हो जाता तो गलत हो जाता तीसरा स्टेटमेंट, लेकिन ये सही है। बाकी लौह अयस्क के प्रगलन में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है और जो बॉक्साइट है उसका प्रयोग एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है। तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो तो सही हो, वरना वैसे दोनों के दोनों गलत हैं और गलत ही अपने को ढूंढना है, तो पहला दूसरा गलत। देखिए लौह अयस्क के प्रकरण में बॉक्साइट का नहीं बल्कि मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कच्चे माल के रूप में, और मैग्नीज का उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग एल्युमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शरी निक्षेपों में पाया जाता है तथा लैटेराइट चट्टानों से संबद्ध है। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है जिसका उपयोग मुख्यतः विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। निम्नलिखित में से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है उड़ीसा है वर्तमान स्थिति, ये है इसका आंसर। तो उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लगभग 1/3 या 50% से अधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य से होता है। कालाहांडी तथा संबलपुर उड़ीसा राज्य के अग्रणी उत्पादक हैं बॉक्साइट के लिए। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड का स्थान आता है। भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है दूसरा। तो मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में तांबे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान।
भारत तांबे का शुद्ध आयातक है। विश्व स्तर पर भारत तांबे के उत्पादन में 30%, 30वें स्थान पर आता है तांबे के उत्पादन में। और प्रथम स्थान पर पूछ ले तो चिली है। चिली दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नीज सर्वाधिक पाया जाता है? मैग्नीज है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो राज्यवार मैग्नीज का उत्पादन अनुपात कुछ इस प्रकार है। सर्वाधिक है उड़ीसा में 44%, उसके बाद कर्नाटक 22%, मध्य प्रदेश 13%, महाराष्ट्र 8%, आंध्र प्रदेश 4%, झारखंड गोवा 3%, राजस्थान गुजरात और पश्चिम बंगाल में सबसे कम 3%। ठीक है, झारखंड और गोवा जैसा। सर्वाधिक उड़ीसा और उसके स्थान दूसरा स्थान कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भारत में खनिज के अन्वेषण कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा संलग्न नहीं है? खनिज अन्वेषण के कार्य में कौन सा संलग्न नहीं है इसमें? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय गोल्ड माइंस लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सा नहीं हो सकता इसमें? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये तो हो सकता है। भारतीय गोल्ड माइंस लिमिटेड, ये भी होना चाहिए। तेल एवं प्राकृतिक गैस, ये तो होगा ही होगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये नहीं होगा। सर्वे ऑफ इंडिया नक्शे वक्शे बनाता है, पहला ही नहीं है, वही आंसर है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया भारत की नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। यह खनन के अन्वेषण आदि के लिए काम नहीं करती। यह भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आती है। तो पहला वाला ही आंसर अपना। बाकी भारत में खनिजों का व्यवस्थित सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण तथा कार्य निम्नलिखित विभागों या कंपनियों द्वारा किए जाते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ONGC हो गई, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, भारतीय गोल्ड माइंस लिमिटेड, नाल्को भी है इसमें यानी राष्ट्रीय एल्युमिनियम या नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। और विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न एवं भू विज्ञान विभाग करते हैं ये काम। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। पेट्रोलियम भंडार भारत के इन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है, इनमें से किस में? राजस्थान में नहीं है पेट्रोलियम भंडार। पेट्रोलियम भंडार मिलेंगे आपको गुजरात में, मुंबई हाई अर्थात अरब के अपतटीय क्षेत्र, असम भी इसमें हो गया। तो बी हो गया इसका आंसर। गुजरात हो जाता, असम हो जाता, कर्नाटक से एलिमिनेट हो जाता, और इसमें तो कोई है ही नहीं। तो गुजरात, असम, गुजरात, मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र। तो भारत में पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम में, गुजरात में, मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नए आरक्षित क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 20 प्रश्न निकलते हैं इस टॉपिक से। भारत में खनिजों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उत्तर पश्चिमी प्रदेश के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से संबद्ध हैं। तांबा तथा जिंक उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। गुजरात अपने लौह अयस्क निक्षेपों के लिए जाना जाता है। दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेशों में उच्च कोटि के लौह अयस्क के साथ मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। कौन से सही हैं इसमें? इसमें चारों सही नहीं हो सकते, क्योंकि कोट कोई ऐसा नहीं है 1 2 3 4 वाला, यानी एक या दो या उससे अधिक भी गलत हो सकता है। देखिए तीसरे स्टेटमेंट को पढ़िए। गुजरात मुख्यतः अपने लौह अयस्क निक्षेपों के लिए जाना जाता है। गुजरात में लौह अयस्क की कहाँ निक्षेप है? उधर तो अपतटीय है, मतलब पेट्रोलियम भी मिलेगा उधर तो ये गलत है। अब जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है और चौथा वाला इसमें सही है। तो इसका आंसर होगा 1 2 4, क्योंकि चौथा वाला सही है तो सी होगा। तो गुजरात में पेट्रोलियम के भंडार अधिक हैं। यह पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए जाना जाता है, ना कि लौह अयस्क, तो तीसरा गलत है। इसके साथ ही गुजरात में नमक के भी समृद्ध स्रोत हैं। जहाँ तक बात लौह अयस्क की है,
तो 95% लोहा इसका भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं। 19 हो गए और यह है क्वेश्चन नंबर 20 और ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में लौह एवं इस्पात उद्योगों के अवस्थित होने का कारण यहाँ पर लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट एवं अभ्रक का प्रचुर मात्रा में पाया जाना है। केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम के निक्षेप पाए जाते हैं। ये तो है केरल की, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। केरल की मोनाजाइट में थोरियम के पर्याप्त निक्षेप हैं। दूसरा वाला सही है, पहला वाला भी सही है। ये दोनों के दोनों करेक्ट है, सी है इसका आंसर। देखिए, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत छोटा नागपुर, उड़ीसा पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। इन क्षेत्रों में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट व अभ्रक आदि के भंडार हैं और यही कारण है इन क्षेत्रों में प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग अवस्थित हैं। तो इस टॉपिक से ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। सीरीज इंपॉर्टेंट है, ना केवल यूपी पीसीएस बल्कि किसी भी स्टेट के पीसीएस में, क्योंकि सबकी जीएस एक जैसी रहती है और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम करेगी, और खासकर उन लोगों के लिए जो एनसीईआरटी की किताबों को नहीं पढ़ते हैं। सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहेगा। धन्यवाद।